नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता द्वारा लिखा गया उपन्यास किशोरी का आसमां का अगला भाग अर्थात 15वां भाग लेकर। सुनिएगा। भाई साहब, अब आ गो नौ जमाना, घर घर में टीवी लग गई, कछु दिनन में इतने भी टीवी लगवाने पड़े। टीवी में आउत का भैया, कौतूहल से भरी उनकी आंखें चमकी। बामें रामायण आउत, नाटक आउत, सोहाई बैठ के दिखियो तुम, कहकर वह हंसने लगा। बाई रामलीला से अच्छी आउत रामायण। इस बीच किशोरी दो तीन कपों में चाय उड़ेलने लगी कि रमेश को कप पकड़ाते हुए बोली, काय रमेश, जा मोहल्ला में बहुत जनन के घर टीवी आई गई, अब और बिगड़ जाए हैं बच्चा, ने कसर खोर बची हती सो टीवी ते पूरी हो गई। गलत कह रहे का, लेकिन तुम की को रोक पाए हो, जो बताओ। जौन चीज़ें सामने आ जा रही सो तुम देखत जाओ बस। चाय का कप खिड़की की पट्टी पर रखने के लिए रमेश ने गर्दन मोड़ी तो अनीता दिख गई। संग में लड़का है या लड़की? गौर से देखा तो पता चला कि बिल्कुल लड़के जैसे कटे बाल किसी लड़की के साथ चली आ रही है। वो भगवान ही मालिक है इसका, उसके मुंह से अनायास निकल गया। जैसे किशोरी ने सुन लिया और पूछने लगी, जाके जे लक्षण देख के करे जैसे शादी ब्याह कर दें, बताओ सही रहे रमेश, जे रोज रोज के नाटक अब नाय झेले जात। बहुत बड़बड़ के बोलन लगी जा, नीक रोको तो उल्टो सीधो जवाब देन लगत। का करें हम, कितने चले जाएं। एन उसी वक्त पर अनीता ने उस कटे बालों वाली लड़की के साथ घर में कदम रखा और सनसनाते हुए खटखट सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्याज का बोरा रखने रमेश ऊपर गया तो उनकी बातें कान में पड़ने लगी। मीनाक्षी, क्या कह रहा था तुम्हारा फ्रेंड? अनीता, कल हम लोगों ने मोहब्बतें फिल्म साथ साथ देखी, फिर मोटरसाइकिल पर तफरीह करने नगर तक निकल गए। रियली यार, हमने बहुत एंजॉय किया। इट वाज ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तू अपने हाल सुना, बात कहाँ तक आगे बढ़ी? खुश खास नहीं यार, बहुत डरपोक और दब्बू है वो तो। माँ बाप के सामने जवान तालू से चिपक जाती है। उसकी क्या बताएं, पैसे मांगने तक में नाक कटती है उसकी, लेकिन कितना हैंडसम है वो, मैंने देखा है उसे ध्यान से। अनीता, कुछ भी कहो, लेकिन बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डाल के पिक्चर देखने का मज़ा ही कुछ और है। रही बात पैसों की, तो मेरे पास क्या कमी है? कितने अच्छे अच्छे ड्रेस देखे हैं मैंने तुम्हारे पास। तो तेरे पास क्या कमी है? कितने अच्छे अच्छे ड्रेस देखे हैं मैंने तुम्हारे पास। तो तू ही क्यों नहीं दिखा देती उसे पिक्चर? हाँ सोचेंगे, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। यदि टाइम पर ना लौटूं तो मेरे घर पर तो आसमान ही टूट पड़ेगा। खैर देखा जाएगा, लेकिन उसकी बहुत याद आती है, क्या करूं। यानी डरपोक तो तू भी है, जैसे ईसु वैसे बिसु। हंसी के ठाकों के बीच उनकी आवाज़ें गुम होने लगी तो रमेश दबे पाँव नीचे उतर आया। ये क्या होता जा रहा है हमारे आसपास? वहाँ भी यही और यहाँ भी वही, जबकि जितनी हाड़ तोड़ मेहनत के पाई जोड़कर किशोरी ने इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लड़के को स्कूटर खरीदवाया, हर महीने हज़ारों रुपए भेजती रही और इन लड़कियन की पढ़ाई वगैरह पर इतक पैसा खर्चती रही, लेकिन जो नतीजा, जे बच्चे उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को फूकन में लागे हैं। उप किते कसाई मोड़ी मोड़ा हो जाए रहे आजकल के। इनके मन में मताई की तकलीफ़ के वास्ते कौनो जगह ना है। शर्मो हया को घोट कर पी गए जय लोग और घर की इज्जत को कुआं में फेंक आए। जय मोड़ी ने सबके सामने कही थी, मेरा उससे कोई संबंध नहीं और ना हो सकता है। अब यही अनीता जब ये बातें कर रही, किशोरी सुनेगी तो कितना दुख होगा। जब इसका दाहिना पैर टूटा था तो दिन रात एक करके मताई ने कितने जगहों की डॉक्टरों को दिखाती फिरी कि लड़की जात है, जरा भी पैर नहीं मुड़े चाहिए, वरना चलबे में लचक दिखाई दिए तो आफत आई है। और जई मोड़ी उनकी आंखन में ऐन धूल झोंक रही। यही किस्सा डॉक्टर साहब का है। वहाँ वे भी कौनों बिरादरी की मोड़ी लेके फंसे हैं। हे प्रभु, का होगा इस घर का? सोचते हुए वह सर से तीर की तरह बिना कुछ कहे सुने बाहर निकल गया। किशोरी इस वक्त फसल अच्छी होने और लोगों का हिसाब किताब
चुकाने के बारे में सोच रही थी, तभी बाहर से आवाज़ आई, जिज्जी जे पैसा समारो, अबे हाल में तहसील चलने, उन कागजन पर दस्तखत चाहिए तुम्हारे, तभी हम खाद की बोरी उठाए पे हैं। ट्रैक्टर तैयार ठाड़ो कक्का को, सो आध घंटा में तैयार हो लो। हाँ ठीक है, कहकर वे नहाने घुस गईं। जल्दी जल्दी 2 मग पानी बदन पर उड़ेल कर उन्होंने एक हाथ से निचोड़ी धोती नीचे सरकाई और दूसरे हाथ से सूखी धोती को लपेटते हुए पूजा करने बैठ गए। लेकिन लड़कियों के चीखने की आवाज़ सुनकर मन उचाट हो गया। पैर तोड़ देंगे तुम्हारे, उल्टे सीधे काम करते तुम्हें शर्म नहीं आती? कल कहाँ किसके साथ घूम रही थी, साफ साफ बता। तुम्हें क्या मतलब है, कहीं भी गए हो? वह ऐंठ कर बोली। नाक कटा डाली इसने, खोजिन कुलच्छनी। रीता उबल पड़ी। जय काय को लड़ भिड़ रही, मताई को सांस लेवे की फुर्सत नहीं है और मौड़ियन की जय करतूते हैं। आने दो भैया को, उन्हें बताएं तुम्हारे जे कर्म सब। अब किशोरी से पूजा करते नहीं बना और बीच में उठकर दालान में चली गई। तभी रामधन कक्का भीतर तक चले आए। का हुए रो भाई, काय को इतने हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ रहा? जान खाई लेती जे मौड़ी, अब का बताएं। चलो जिज्जी ट्रैक्टर तैयार ठाड़ो, देर न करो। किशोरी तुमने कछु खाओ कि नाय? ने कछु खाए जाती, टाइम नहीं है भाई। अच्छा नेक मठड़ी रख लो झोला में, रास्ता में खाए लियो। उन्हें गए अभी घंटा भर भी नहीं बीता था कि छज्जे पर खड़ी अनीता को एक अधेड़ अनजान औरत 2 लड़कों के साथ घर की तरफ आती दिखाई दी। डॉक्टर विमल कुमार का घर यही है? का है भैया, का काम है? भीतर के आकर बाई साहब पूछने लगी। उन्होंने गर्दन उठाकर उनकी तरफ गौर से देखा, कमर सीधी करती हुई, और खुद एक स्टूल पर बैठ गईं। उन्हें तख्त पर बैठने का इशारा किए। आपका लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है? हाँ। हाउ का बात है, मोड़ी बारह हो का? कितने ते आए? कभी आपके लड़के ने आपको कुछ नहीं बताया? कुछ पता चला आपको उसके बारे में? तब तक अनीता ऊपर से नीचे उतर आई। सुबह बीच में टपक पड़ी। तुम कौन हो, क्या करने आए हो, बताओ? आप उनकी सिस्टर हैं क्या? डॉक्टर साहब ने मेरी लड़की के साथ शादी कर ली है। उस बूढ़ी औरत के निर्विकार चेहरे से वो पूरा रटा रटाया जुमला पढ़ी गई खबरों की तरह सबके बीच पसर गया। ऐ का बकवास कर रही तुम, झुट्टे नंबर 1। कहाँ मेरा भाई और कहाँ तुम, कंजर लोग। छी छी, लानत है तुम पर। और सुनो, ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम नहीं कहीं और लगाना, समझी? हम तुम्हारे झांसे में आने वाले हैं नहीं। चलो हटो यहाँ से, रफ़ा दफ़ा हो जाओ फटाफट, ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं। फूटो यहाँ से। उसने चुटकी बजाते हुए उन्हें ज़ोर से यूं झड़क दिया गोया वे कोई नटखट छोटे बच्चे या भिखारी हों। जब वो फिर भी नहीं गए तो तैस में चिल्ला पड़ी, अब जाओ भी यहाँ से। ऐसे दीदे फाड़ कर क्या देख रहे हो? अनीता की चीख सुनकर रीता नीचे उतर आई। हुआ क्या, कौन है ये लोग, कौन है, क्या बात है? रीता की नरमाई ताड़कर जब खिचड़ी वाले आदमी ने फिर से वही खबर बाँच दी, जिसे सुनकर रीता घबराने लगी और पेट थामकर वहीं तख्त पर बैठ गई। क्या क्या बके जा रहे हैं ये लोग, कहीं अगर ये सब सच निकला तो? सोचते ही उसका माथा घूम गया और पसीना छूटने लगे। तभी झुर्रियों वाली उस नाटी औरत ने अपने झोले में से कुछ तस्वीरें निकाली, फिर उन्हें अनीता रीता की तरह पढ़ते हुए बोली, लो खुद देख लो, अब तो यकीन करोगी? हम हिंदू नहीं ईसाई हैं, ये भी साफ साफ सुन लो। हक्की बक्की बाई साहब ये तमाशा देखकर घबराने लगी। कभी ये रीता अनीता को देखती, कभी उन दोनों की तरफ। जब उस औरत ने एक फ़ोटो रीता की तरफ बढ़ाई तो वे बिफर पड़ी। नहीं देखनी कोई फ़ोटो हमें। बोलो अब क्या चाहते हो तुम लोग हमसे, यहाँ आए ही क्यों हो? रुआसी रीता की बदहवास हालत देखकर बाई साहब सुअकने लगी। हाय मेरो मोड़ा, फंसाए लो इन लोगों ने, एन सीधो सच्चो है बहुत। अनीता ने पासा पलटा और बाई साहब पर बरस पड़ी। चुप रहो तुम भाई, सीधो साधो है, जय से तो ये कर्म कर रहो। अरे इनके पास तो फोटो हैं, अब कहू का कर सकत, और जो सब तुम्ही लोगन की वजह से भाव बहुत मूड पे चढ़ाओ तो तुमने। उनके मुंह से निकली हर बात पे खूब तोसाए देत रही। हर महीना भर भर के नाश्ता जाए रहो, जितक मांगो उतक पैसा चलो जाए रहो, तो ले अब भुगतो बाको फल। हमारे लाने तो है नहीं है पैसा, और केवल कुंवर साहब के मुंह से निकली और चीज़ फटाफट हाजिर। अनीता उन दोनों की फ़ोटो को बड़े गौर से देखती रही। वे लोग 10 एक मिनट रुके होंगे, फिर चले गए। बाई साहब की बेचैनी और तड़प देखकर रीता
अपनी छटपटाहट भूल गई। किशोरी सुनिए तो कलेजो फट जाए बाको। हाय राम, जो का बदो बिटिया के भाग में। भावई भूंजत भूंजत बाकी इतक उम्र निकल गई, लेकिन कितौ गति नहीं आ। कितक उम्मीद बंधी थी लड़का से, लेकिन उसने ऐसो धोखा दे दो। अब का हुई है ऐ हमारी जिन मोड़ियन की संबंध होवे मुश्किल हो जाए। अब तुम्हारे रोने कलपने से कुछ नहीं होने वाला भाई। खेल खत्म, पैसा हजम। इन तारीफ कर कर के नहीं अगाती तुम तो मोड़ा की, लेकिन अब इन्हीं आँखें ते देख लो बाकी करतूतें। देख लो फोटू दो जनन की जयमाला डारे फोटू खिंचाई उन्होंने। अनीता लगातार जले पर नमक छिड़कती जा रही थी, लेकिन रीता गुमसुम बैठी रही। सवालों की तेज चरखी उसके भीतर लहू लुहान किए जा रही थी। अब क्या होगा? अम्मा ने वाकई भैया को सिंहासन पर बैठाकर रखा। स्कूटर मांगा तो तुरंत दिलवा दिया। उसकी हर मांग का फटाफट सिर नवाकर पूरा करती रहीं, शायद इसीलिए कि वे इतने आगे बढ़ गए। 2 हफ्ते बाद मेरे इम्तहान हैं और बीच में बखेड़ा खड़ा हो गया। उफ, कितना भयानक डिस्टर्ब हो गया। भाई साहब के दिमाग में किशोरी की चिंता सवार थी, किससे खबर भिजाएं। अनीता अभी भी ताने पर ताने कस रही थी। वे तो रात तक ही लौट पाएंगी, उन्हें हमारे लाने कब है फुर्सत मिली। दिन रात बस खेती बाड़ी के कामों में सूझते हैं उन्हें। घड़ी भर बैठ के कबहू अमाओ हाल चाल लो, कबहू फुर्सत निकारी उनने कबहू नहीं। उसका बड़बड़ाना चालू था। घंटे भर के भीतर इलाके भर में कोहराम मच गया। चारों तरफ काँव काँव चाय चाय की सरगर्मियाँ हवा में घुलने लगी। किशोरी के लड़का ने ईसाई लड़की से लव मैरिज कर ली। उन लोगों ने बाजार में दुकानन पर घूम घूम के लड़का लड़की की संग खिंचाई फोटो सबको दिखाई। लव मैरिज। एक कान से दूसरे कान तक की यात्रा करता रहा ये प्रसंग। कौन किसका मुंह पकड़ सकता है? कितनी मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। देखते ही देखते घर में भीड़ जुड़ने लगी। कोई कहता लड़के को बुलवाना पड़ेगा, कोई कहता कैसी है लड़की। उस बीच पता नहीं किसने किसको किशोरी के पास दौड़ा दिया। सुनते उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, मूर्छा सी छाने लगी। इधर कचहरी में चल रहा मुकदमा उनके पक्ष में मुड़ता दिख रहा था, लेकिन ऐन मौके पर हुआ ये वज्रपात। वे जहाँ जैसी खड़ी थीं दीवार का सहारा लेकर टिक गईं। मुँह से एक भी बोल नहीं फूटे और सीधे उसी के साथ उल्टे पैर तक लौट आईं। भाई साहब से उनकी नज़रें मिली, लेकिन उन्हें कई लोग घेरे खड़े थे। किशोरी ने धीरज धरो, घबराए से काम न चले। सामने रहते रज्जन अपनी जात बिरादरी के थे, सो सहानुभूति जताते हुए बोले, पहले हम अपने लड़का को बुलवाएं, जब बाके मुँह से सब सुन लें तब कौनो कदम उठाएं। कहाँ है रे भैया? डर के मारे कितो कछु कर न बैठे। बुजुर्ग रामादीन ने बात को दूसरी तरफ धकेलना चाहा। वो औरत कह रही थी, वह तो हफ्ते भरते गायब हैं, आखिर चले कहाँ गए लला? और राम कितने हिरा गए हमारे मुन्ना। भाई साहब को सुबकता देख अनीता ने उन्हें झड़क दिया, इतने छोटे नहीं हैं वो, समझी? गम खाओ नेक, ई टाइम मोड़ा को ढूंढबे बस सबसे ज़रूरी है। आखिर गए तो कितने गए? मुखिया बने रज्जन ने बात को फिर से इसी तरफ मोड़ा। अब सबका ध्यान शादी की खबर से हटकर इस पर थम गया कि लड़के को कैसा ढूंढा जाए। कई ठौर ठिकानों पर लोगों को भेजा गया। बेचैनी से छटपटाती किशोरी के दिमाग में बस एक ही बात रह रह कर परेशान कर रही थी, इन बच्चों ने कहीं का नहीं रहने दिया मुझे। सिर उठाकर जीने की मोहलत तक नहीं देते जी लड़का बिटिया। कितने कुआं बाबरी में सरक जाएं, न चैन से जी पाए रहे हैं हम, न मर पाए रहे। आती जाती इन सांसों पर भी हमारा बस नहीं चलता। काश कि ये दिन न देखने पड़ते। ऐसा लगता जैसे उनके सीने पर किसी ने हथौड़ा दे मारा हो, लेकिन व्यवस्था इतनी कि वे आह तक नहीं भर सकती। इधर हमारी जाई जे लड़कियां ताने पर ताना मारने लगी। बेबस किशोरी घुटने मोड़े उनकी बातें ऐसे सुनती रही जैसे कोई ज़बरदस्ती जहर भरा घूंट पिला रहा हो उसे। मुन्ना को लेकर कितने सपने संजोए थे, लेकिन सब कुछ यूं धुल पुछ गया जैसे पानी की 2 बूंदों से स्लेट पर लिखे अक्षर मिट गए हों। क्या वाकई जीवन की कश्ती कागज़ की बनी थी जो देखते ही देखते गल गई? बाई तो रो धोकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, परंतु आम औरतों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोना पीटना भी मुझे नहीं आता। रीता की लाल लाल सूजी आँखें और उदास भरा चेहरा जरूर कह रहा था कि देख लो अपने सपूत की करतूतें।
बहुत नाम जपती थी ना उनका, सो अब उतारो आरती और लिवा लाओ लड़का बहू को। अपराध बोध से मिलान चेहरे पर मुर्दान छाई रही। एन इसी वक्त पर लड़के की कही बातें गोल गोल धुआं बनकर चारों ओर मरनाने लगी। अम्मा एक लड़की वाले बहुत पीछे पड़े। अम्मा उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है। फोटो दिखाई थी उनने, लेकिन जब किशोरी ने कुरेद कर पूछना का चाहा तो वे हंसकर टाल गए। एक आध दो मौक़ों पर रमेश ने भी इशारे से बात कही, भैया इतने सीधे नहीं हैं जितने तुम लोग समझती हो। एन दुनिया देखी उनने, तुम्हारे सामने वे नाटक करते हैं कि कछु जानत न है, लेकिन चलो छोड़ो, अब हम तुम का उन्हें समझाएं। धीरे धीरे लोग बाग अपने घर को चले गए। रात ने अपनी टांगें पसारी, पतली पूंछ सा चांद का टुकड़ा आसमां के सीने पर चिपक गया। किशोरी आसमां की तरफ देखते देखते सोच रही थी और कह रही थी कि जीना बहुत, देखते देखते सोच रही थी या सोचते सोचते देख रही थी, कहना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बाई साहब टटोलती हुई इसकी खटिया के पास आई और धीमी आवाज़ में पूछने लगी, काय बिन्नू कितने चलो गो हमाओ मोड़ा, जी घबराए रो, कछु उल्टो सीधो न कर बैठे। जई सोच के नींद आई गई रात। उसकी थकी हारी आवाज़ अचानक बीच में ही थम गई, लगा जैसे उसका गला सूखने लगा हो। उन्होंने खटिया के नीचे रखे लोटे में से 2 घूंट पानी पिया। किशोरी के सीने में इस वक्त समुंदर की तूफानी लहरें बेग से खलबला रही थी, जैसे दूर कहीं से एक खोई हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, भाई सबरो खेल खत्म, इन मौड़ियों की आफत धरी है, इनके शादी बंधन होए मुश्किल हो जाए हैं, का सोची थी का होएगा। सबरे सूख साके कपूर बन के उड़ गए, जहाँ आंधी घर को तिनका तिनका उड़ाए ले गई। अचानक लगा जैसे सब कुछ बोलने के लिए उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं। अचानक लगा जैसे अब कुछ और बोलने के लिए उनके पास बचा ही नहीं। खिड़की से आती तेज हवा को जैसे बीच में ही किसी ने थाम लिया हो। भीतर की भवकन से अब बेचैनी होने लगी, सो धोती के पल्लू से हवा करने लगी। उनकी टूटी बात को जोड़ते हुए भाई साहब ने लंबी सांस खींची और पंखा जलते हुए बोली, बिन्नू जई को नाम परलय होत है, भाग के आगे काऊ की बस नाय चलत, का कर सकत अपन, भाग तो पलट नाय सकत। भाई ऐसो छीछलेदार होरव चारों तरफ का बताएं, सिर उठाए के चलवे की हिम्मत नाय बची। सब जगह बई अंट संट बातें सुन सुन के दिमाग खराब होएगा। किशोरी की बुझी आवाज़ सुनकर लगा जैसे जेल में बैठी कोई अपराधी ज़िंदगी से पूरी तरह ऊब चुकी हो, और उनकी लुढ़कती आवाज़ कितनी दयनीय और कातर लग रही थी। आग लगा दई कमीनन ने जगत्तर भर में, नासपीटन ने ऐसो ढोल पीट दो कि बड़ी बारी को तयशुदा संबंध साधवो भारी पड़ रहो। उसके एक एक शब्द में तकलीफ झर रही थी। सो बाई साहब ने सांत्वना का लेप लगाते हुए माथे पर हाथ फेरा, बिन्नू तुम्हें हिम्मत हार गए तो हमें कौन ठिकानों लगे हैं। जिन मौड़ियन के लागे भगवान जरूर कोनो तरीका निकालिए, जो होने है तो सो तो होएगा, लेकिन नेक चिंता हो रही कि कितने चलो गो मोड़ा। चलो छोड़ो जिन बातन को, 2 कौर खिचड़ी खाए लो, तुम हमारे कौल ने खाए लो। सवेरे से एक पाँव पर फिर रही हो, पेट में अन्न को दाना नाएगा। बेटा भगवान ने है अपनो आसरो अपनो सहारो, बाई पर बाई बह पार लगे है नया। गुमसुम बैठी रही किशोरी, ना कोई सवाल ना जवाब, न कोई उठा न पटक, न खुशी गम, बस मौनी बाबा बनी गले के नीचे खिचड़ी को पानी के सहारे सटकाती रही। साए साए करती अजीब सी आवाज़ें हवा में तैर रही थी। किशोरी को देखकर लग रहा था जैसे किसी बीतरागी सन्यासी की तरह हो गई हो वो। अब कोई इच्छा शायद जल्दी जन्म नहीं ले पाएगी उसके भीतर। पीठ पर हाथ फेरती हुई बाई साहब बोलती जा रही थी, बिन्नू ज़्यादा जी न जलाओ अपनो, और न ज़्यादा किलेल पारो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। कल रीता सिर्रिन बनी फिरत रही दिन भर, माने कछु न खाओ, हम उतय फंसे रहे, इतय जो बखेड़ा होएगो। उनकी आवाज़ में इतनी वेदना भरी थी कि जैसे किसी कच्चे फोड़े पर बेरहमी से हाथ धर दिया हो किसी ने। को गौ तो तुम्हें खबर करवे, जाने को हतो हम नाई जाना, हम नाई चीन पाए, बाने तो सीधो मूड पर बम पटक दो।
बाई बाबेरा तो हमाओ कछ समझ में नाए आई। बस ऐसो लगो जैसे कऊ ने खींच के कनपटी पे थप्पड़ दे मारो। आवाज़ में आंसुओं की मिलावट साफ साफ सुनाई दे रही थी। सीने में दबाया शोक रह रह कर लावा बनकर फूट पड़ता। सोने के लिए जैसे ही आंखें मीचती, पलकों के भीतर से मुन्ना की कई तस्वीरें उभर कर फड़फड़ाने लगती और आंखें छलछला उठती। चौकन्नी आंखों को खोलती मुड़ती करवटें बदलती किशोरी के सीने से लपटें छूटने लगी। विचारों की रस्सी को वो पूरी ताकत से खींचती जा रही थी। जिंदगी के सूने सपाट मैदान में अब कछु नाय बचो, पल भर में सब खत्म होएगो। अब जैसो चार जना कहे हैं वैसो ही करने पड़े। ऐन मन गई मौड़ा के ब्याह की खुशियाँ। जितना सोचती थी उतनी कड़वाहट भरती जाती। बेचैनी के गहराते घावों की है कोई बेचैनी के गहराते घावों की है कोई भरपाई। अब इन टांगों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची। पूरे शरीर में मुर्दनी सी छाती जा रही है। किस किस का मुंह पकड़ सकती है वह किस किस को कब तक जवाब देती फिरे। अपनी लाचारी देखकर रह रहकर दुख की हिलोरें उठती और कोरों से टपकते रहे आंसू। तमतमाती लड़कियों के बोल याद करके सीने में दवाई चिंगारियां बाहर की तरफ छिटकने लगती। तुमने कभी ध्यान दिया हमारी तरफ? बस दिन रात अपने लड़के के नाम की माला फेरती और उन्हीं की मुराद पूरी करने में जुटी रही। कमा कर देंगे भैया, बड़ी आशा बांधी थी तुमने, सो ले अपनी आँखें से कितने होशियार निकले वे। शादी तब करी जब घर में पैसा लेवो बंद होएगा और पूरो कोर्स होएगा। एन खवावे को तुम्हें बाई तो खाए लई जब बैनो बाँटो। सिर झुकाए हारी जुआरी की तरह लड़कियन की बातों को वे दांतों से पीसती रहीं। कैसे बच्चे निकल गए हमारे, हम उनकी खातिर पैसा कमावे में लगे रहे और उन्हीं के ऐसे कुबोल। पड़ोसी राम देवी के शब्द याद करके चेहरे पर मुर्दनी छाने लगी। मताई ने बिगाड़े मौड़ा मौड़ी, खुली छूट दे दी उन्हें। ऐन मौके पर बाई ढाल बनकर तन गई। मताई दिन रात मजूरन के संग काम कर रही, तुम लोग जे बातें कर रहे। मताई ने जाड़े गर्मी सर्दी की कबहू चिंता नाई करी, अपनों कौनो सुख नाई जानो। सच्ची में हमारी चिंता करवे वारो बाई के सिवा और कोई नाई दिखात। मोड़ी सब मतलब के साथी। नेक उम्मीद है रमेश ते जरूर है, सो बई के लाने जय बिटियाँ ऐसी ऐसी धरौल सुनौती हैं। किशोरी ने अपनी उदास निगाहें फीके आसमान पर टिका दी। आखिर कहाँ चूक हो गई हमसे? हमको ढंग से खिलाने पिलाने, पहनाने ओढ़ाने और घर में सब तरह की सुविधाएं जुटाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी जब दिना देखन पड़ रहे, जब किसी को किसी से लगाव है ही नहीं, फिर क्यों नहीं तटस्थता बरत पाती? वह जिसे जो दिखाए सो करे। सोचने के बावजूद क्यों सीने में तूफान उमड़ने लगता है? क्यों रह रह कर वही बातें याद आती रहती हैं रात भर? अम्मा तुम्हें तो बुखार चढ़ो है, कितने गर्म बदन है। रानी ने बाई साहब को आवाज़ दी। उन्होंने आश्चर्य से आंखें उठाई, फिर रीता से बोली, बेटा जल्दी से चाय बनाओ, अम्मा खिलाने। लस्त पड़ी किशोरी के माथे पर हाथ फेरते हुए उनका चेहरा मामूली सा कठोर हो उठा। का हाल होएगो मोड़ी को, ऐसे मूड चटक रही। एक कप चाय तो पी लो बिन्नू, फिर दवाई मंगा। रीता ने गर्म चाय का प्याला अम्मा के हाथों में थमाया। तभी खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। को है? अरे मरा जाए। आओ पंडित जी, ने तबीयत ठीक नहीं है किशोरी की, है निकर आओ। भाई साहब के चेहरे पर डर की छाया गहराने लगी। का होएगो बिन्नू, कितने कमज़ोर लग रही, पीरो सो पड़ेगो चेहरा। हमें मौत काय नाई बुलाए लेत महाराज, ना हम जीवे में न मरवे में, जाने भगवान को का दिखाने हमें। किशोरी के सूखे गले से अजीब सी आवाज़ निकली और गला भर्रा गया। रोत नाई बेटा, औलाद से उम्मीद बांधने की आदत पर गई अपनी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो ऐन कलेजो चिर जात। फिर भी बिन्नू हिम्मत धरे होत। इतक बड़ी जिंदगानी में अच्छे बुरो वक्त तो आज जात रहत है। तुम्हारे कछ कसूर नाय बिटिया, सब विधि को विधान है। फिर वे किशोरी की नब्ज देखने लगे। किशोरी की डबडबाती आंखों में आंसू निकलते जा रहे थे। उखड़ी नज़रों से वे उन्हें देखती रहीं। फिर धीमे से बोली, महाराज जी घबराए रहो। इस निचुड़ी आवाज़ में ना तो प्रतिरोध था न बैर, बल्कि एक उजाड़ भाव पसरा था। राजा दशरथ को कितने कष्ट सहने पड़े अपने बच्चन की खातिर। फिर हम तो छोटे इंसान हैं, बोलो गलत कह रहे हैं। बिन्नू तुम तो गीता रामायण बाँचती हो, सो माया मोह के इन बंधनन से नेक ऊपर उठ कर सोचो। न कऊ से डरवे की बात है, न कऊ से छुपैबे की बात है, समझी? अब हम दवाई की पुड़िया भिजवाए दे, सो बाय शहद के संग चाट लियो।
किशोरी एक बात दिमाग में आए रही, चलो अब हम सब मिलके मौड़ा बहू के हाथन इतने गायत्री यज्ञ करवाए दिए हैं। छोड़ो समाज के पंचन फंचन की बातें। दाएं हाथ से माथे को ढके लेटी किशोरी ने सपाट नज़रों से उन्हें देखा। फिर महीन आवाज़ निकली, रहने तो हमें जई समाज में सो भक्के किते जइए हम बताओ। बा नवीन ने भी तो राख लई कौनो पंजाबिन हो सो काऊ बा नवीन ने भी तो राख लई कौनो पंजाबिन खोसो काऊ को मोई नहीं चलो। भाई साहब ने झुंझलाकर पूछा, काय से के वे बड़े पैसा वाले आदमी हैं, उनसे कहवे की हिम्मत नाई है काऊ की। बाई जई बात तो हम चाहत कि दो जने आ जाए हियाँ, हम एक पंगत दे दे हैं जो समाज वारन को मुंह बंद हो जाए। का गलत कह रहे। पति जयपाल के ज़माने में पंडित जी का इस घर में नाता रहा है। पंडिताई छोड़कर वे कुछ साल ट्यूशन करके पेट भरते रहे, फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगे। आजकल वे जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर सबका इलाज करने में लगे हैं। उनकी बातें सुनकर भीतर से बेचैनी का भभूका उठा और मन का सितारा जलते बुझते बल्ब की तरह टिमटिमाने लगा। इन सब की नसीहतें सुनकर उनके भीतर दो टूक जवाब देने का दबाव बढ़ा, लेकिन लंबी सांसें छोड़कर वे शांत रह गईं। आखिर जब उनसे रहा नहीं गया तो वे भीतर से एक उखड़ी आवाज़ निकली, महाराज हम कितौ नहीं जाए रहे, हमें कछु नहीं करने, जी को जो मन आवे सो करत जाए। जब लड़का घरे आइए तब वहीं देखी जाए, चार आदमी जो कहें बाय कहान दे, मन से बेमन होकर का करें। ठीक है हम दवाई भेज दे, तुम आराम करो। कहकर वे मुड़ गए। धीरे धीरे वक्त खिसकता गया। हफ्ते भर बाद किशोरी ने लौटकर घर पर कदम रखा तो लगा जैसे अपने सिर पर लादे बोझ को न जाने कब से ढो रही थी। वह अब जाकर इस बोझ को उतार पाई। रीता ने अर्थपूर्ण निगाहों से अम्मा की तरफ देखा, लेकिन किशोरी भाई साहब की तरफ देख रही थी। वह गैलरी से उठकर दालान में चली आई, फिर नल के नीचे अपने धूल भरे पैरों को धोया, फिर कई गिलास पानी पिया। बेचैनी कैसे भी छिप नहीं रही थी। आंखों में उमड़ते तूफान को जज्ब करने की कोशिश करती किशोरी मुंह नीचा किए सोच में बैठी रही, लेकिन रीता से रहा नहीं गया। अम्मा अम्मा बेटा कछु खावे को ले आओ, भूख लग रही। पूड़ी का कौर निगलते निगलते बोली, जितक सीधो सोचत थे मामला उतक टेढ़ो है। ना तो लड़की अपने धर्म को अपनाना चाहत और ना मौड़ा को छोड़न चाहत। कछु गुण कर्म की नाय मैया फांस लई हमारे सीधे लड़का को। अरे नहीं इतक सीधे नहीं, तुम्हारो मोड़ा है चंट है। अब का बताएं, जो होने है तो सोएगो। पहले ही हमारे लाने कछु कसर नाय छोड़ी उनने। बोलते बोलते अंदर से तेज हिलोर उमड़ी। फिर उन्होंने पानी के सहारे भीतर ठेला, फिर लंबी सांस छोड़कर सपाट नज़रों से सबको देखने लगी। बाई सब भरम टूटी गो। चार आदमी ने देख लई मोड़ी। अब जितक मोसो उतक बातें सुनने पड़े हैं। घरे कब आए वे? बेसब्र भाई साहब बीच में ही पूछ बैठी। अपनी मर्जी से आए हैं जाए हैं। मुन्ना तो गर्दन झुकाकर ऐसे खड़े रहे जैसे कौनो जेलर के सामने खड़े हुए। कुछ बोलवे की हिम्मत नहीं पड़ी। हम तो वाकई विश्वास नहीं हो रहो तो, लेकिन जो हमारा मोड़ा है, हमको तो वाकई नहीं विश्वास हो रहा तो जो हमारा मोड़ा है, जो इतना बड़ो कदम कैसे उठाए सकत। लेकिन थोड़ा सा खा के उन्होंने प्लेट को परे कसका दिया, फिर बैठक में आकर तख्त पर लेट गई। मूड चटक रहो हमार। रीता ने दवाई तो लगाए दो। रीता दवा मलने लगी तो पूछने लगी, अक्ति कब पड़ी रही, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? फर्स्ट तो आए जयो, तुम्हारी सहेली की शादी कब की है? वे इधर उधर की बातों से मन हिलगाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन भीतर बज रही थी जहरीली बातें। आंखों से वो मंजर कैसे भी गायब ही नहीं हो पा रहा था। कितना अजीब सा नाम है उसका, एलिस कर रहकर पलकों के भीतर उस लड़की की फ़ोटो बनने लगती। आंखों के बरसते आंसुओं को पोंछते हुए जब वह उसके पैर छूने आगे बढ़ी तो ऐसा लगा जैसे चारों तरफ की ज़मीन हिलने लगी। कंठ तक भराए खारे पानी में अनायास मिठास घुलने लगी, जिसे दरकिनार कर उन्होंने आंखें मींच ली और आवाज़ भर्रा गई, हम कहीं के नाए रहे मुन्ना, कहकर वे भलभलाकर रो पड़ी। उस वक्त मटमैले आसमान में नारंगी रंग के टुकड़े धरती पर फैली धूप को ढकने लगे थे। बावजूद इसके उम्मीद में अटका अपना ही वजूद किशोरी को पत्थर जैसा भारी भरकम लगने लगा। चेहरे पर भय की मुर्दनी छाने लगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता। धीरे धीरे बुदबुदा रही थी किशोरी।
भाई साहब का नियम था कि रोज भुनसारे उठकर बारजे पर बने तुलसी घर में रखे शिवलिंग पर नियम से जल ढारना, फिर कुछ मिनट के लिए आंखें मीचना और आखिर में ताली बजाकर धोती के छोर से भगवान के आगे सिर नवाना। उसके बाद ही उनके घरेलू काम शुरू होते। आज जैसे ही वे तुलसी घर में जल चढ़ावे बारजे एक पहुंची तो अनीता की खाली चारपाई देखकर सोचने लगी, ये तो देर तक सोने वाली है, कहाँ चली गई इतनी सुबह। तभी उन्हें पनारे पर उल्टी करने जैसी आवाज़ें सुनाई पड़ी। वे उल्टे पैर बाथरूम तक गईं तो लगा जैसे पैर तले जमीन खिसकती जा रही है। अनीता बाल्टी में से मग में पानी भर भर कर नली में उड़ेलती जा रही है। उनको देखते देखते ओक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार उनका माथा ठनका और पेट खौल गया। पूजा का लोटा धरती पर पटक वे बौखलाई हुई अनीता के सामने तनकर खड़ी हो गई। अचानक उन्हें लगा जैसे वे आग उगलते ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हैं। उनके भीतर बेग से काली आंधी चलने लगी। हाय राम, जो का होएगो, ओ किशोरी जल्दी आओ। उनके मुंह से अनायास चीख निकल गई। इसके पहले अनीता संभल कर खड़ी हो पाती, उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए। जो कौन सा तमाशा खड़ी कर रही हो, काय की तय ओक रही तैने ऐन सरग पताल में आग लगाई दई, कौनो कसर नहीं छोड़ी मताई बाप को नाम डुबेबे में। अब का हुए, हे भगवान। डर के मारे उनकी घबराहट बढ़ती गई और वे थर थर काँपने लगी। तब तक दो चिड़ियाँ दन दनाकर एक साथ चढ़ती किशोरनी ने बिफरती मुद्रा में अनीता को सवालिया निगाहों से नाप तोल कर घूरा। फिर पनारे पर पड़ी उल्टी देखकर लगा जैसे उनके सारे शरीर पर बिच्छू ही बिच्छू चढ़ गए, जिनके काटने से देह की पोर पोर में बड़े बड़े जख्म बनते जा रहे हैं और उनके दिलो दिमाग पर जहर ही जहर चढ़ता जा रहा है। अचानक ऐसा लगा जैसे सब कुछ उलट पुलट कर चक्रवात की तरह तेजी से घूम रहा है। भाई साहब चीख कर पुकारती जा रही थी। भाई साहब चीख कर पूछती जा रही थी, हरामिन कुतिया रंडी छिनाल कमीनी की को पाप ले घूम रही, बता जल्दी, नातर तेरे हाथ जोड़ गोड़े तोड़ डारे। अब जो जा सबरी इज्जत आबरू बेच आई, जा दुष्टिन न तो प्राण खाए ले हमारे। एक साथ पता नहीं कितनी गालियों के आक्रमण करती जा रही थी वो। अचानक किशोरी के कठोर चेहरे पर दरोगा जैसी शक्ति के भाव चढ़े और अनीता के झोटे पकड़वे लकड़ियों वाली कोठरिया में पकड़ ले गई। फिर आओ देखा न ताओ, चूल्हे में जलाई जाने वाली एक मोटी सी लकड़ी उठाई और 4-6 बार कसकर डंडे जमाए। फिर जहरीली आवाज़ में बोली, अब बता कुलच्छनी, की के संग कालो मों कर लो तूने, कितक पहरो बिठाए तो पे, फिर भी जा पाप की गठरिया लाद लाई। चल तेरी रिपोर्ट थाने में लिखवाए दें। ऐसी तेरी धुनाई करें कि अपने आप मुँह से बोल फूटन लगे। पुलिस थाने की बात सुनते भाई साहब घबरा गईं और लड़खड़ाती जुबान में मिमियाते हुई बोली, किशोरी, पुलिस थाने करवे से का फ़ायदा, अपनी जांग उगारो, अपने लाजन मारो। जो बताए काय नहीं रही। अपने दोनों हाथों से मुंह छिपाए अनीता बिना विरोध जताए लगातार रोती जा रही थी। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। तभी रमेश की आवाज़ सुनाई पड़ी, भाई ओ भाई। टेरता हुआ वह सीधे ऊपर चढ़ाया और ये तमाशा देखकर स्तब्ध रहेगा। खटिया की पाटी पर सिर छुपाए रोती अनीता, हाथ में लकड़ी लिए किशोरी और माथे पर हाथ धरे धोती से मुंह दबाए सुवक्ती बाई। सबके सब ऐसे मौन साधे खड़े थे जैसे मरघट पर एक दूसरे का मुंह जोहते लोग जलती लाश को देख कर जीवन की निरर्थकता पर एकाग्र चिंतन कर रहे हों। रमेश की तऊ गैल नाई बची हमारे निकरवे के लाने। इन लड़का बिटियन ने चारों तरफ तलवारें बिछाई दी। मौड़ा को लगाई आग, अब ठंडी नाय भई थी। तब तक जा कुलच्छनी ने घर की मान मर्यादा घोट के पी ली। कितने सरक जाए हम बताओ। लगातार जोर से बोलते रहने से गला सूख गया और उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्हें लगा कि जैसे वे किसी बियाबान जंगल में अकेले चलते चलते रास्ता भटक गई हों और कहीं किसी की भी सूरत उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। पलकों के नीचे पसरे अंधेरे में गोल गोल चक्कर लगाती रहीं। माथे का पसीना छलछला आया तो वे दीवार का सहारा लेकर खड़ी होने लगीं, लेकिन पैर लड़खड़ा गए और पनारे पर फिसल गईं। रमेश सहारा देकर उन्हें नीचे उतार लाया। लेटते ही उनके हाथ पैर ऐंठने लगे। कंपकपी के मारे दत्ती बंधने लगी। भाई, इन्हें तो दौरा पड़ेगा, जल्दी आओ।
रमेश तुम जल्दी से दौड़ जाओ, डॉक्टर को टेर लाओ। उनकी हालत देखकर भाई साहब का जी घबराने लगा। हे भगवान, जो का होएगा। कल की उपासी हती मौड़ी, लेकिन जब बदफैल रंडी जब मताही की जान खाए लिए तवही आत्मा से रह जाकी। बोलते बोलते वे मिमियाने लगी और किशोरी के तलुआ माथों पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगी। हे भगवान, ऐसे बच्चा काऊ कि ना होए। डॉक्टर साहब ने किशोरी की मुदी आंखों को खोला, नाड़ी टटोली, छाती का चेकअप किया, फिर बोले अचानक, घबरा गई जे। अब हाल इंजेक्शन लगाए दे तो सब ठीक हो जाए, इन्हें ग्लूकोज पिलाओ, बाद में जे 2 गोली खिलाई दियो, कहकर वे चलते बने। किशोरी की दोनों आंखों की कोर से आंसू ढुलक पड़े। दाईं तरफ बाईं तरफ उन्होंने आंख खोलकर देखा तो ऐसा लगा जैसे वे सब कुछ देख रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। लेटे लेटे लगा जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही। चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों छाया है। घंटे बर्बाद तबीयत थोड़ी संभली तो देखा रमेश हाथ पाँव में सक्सा मल रहा था और वे कातर स्वर में बोली, रमेश काहे खो जिंदा देखन चाहत मोय, अब और का देखब बाकी रह गो। सब कछु तो देख लो, हमने का देखब बदो है भाग में। सबको अपने अपने कर्मन को फल भोगने परत है, हम तुम तो निमित्त भर हैं। कितः गई अनीता। अचानक फिर से उनका गुस्सा भड़क उठा। निकाल के बाहर करो उस हरामजादी को घर से तुरंत। वे उठने की कोशिश करने लगी तो रमेश आहिस्ते से समझाने लगा, तुम काय को अपनो खून जलाए रही, बताओ जिन बतान से अब का फ़ायदा। जौन बात जरूरी है सो बात पूछो, जा पाप से छुटकारा पावे की तरकीब निकालो। तुम्हारे चीखे चिल्लाए से का हुए है, बताओ। जौन गलती होने हती वह तो हो गई, अब हमें आगो को उपाय सोचने हैं। लेकिन फिर भी अपनी गुमनाम अंधेरे में भटक गई। दवा के असर से पलके नींद से बोझिल हो उठी। रमेश जाई तैक सी जिंदगी में कितने कष्ट भुगत लय किशोरी ने। बहुतो अच्छो रहो कि रीता अपने पावन खड़ी हो गई, ना तर आफत धरी होती। अपनी शादी टूटवे के डर से घबराए गई तो रीता सब छोड़ छाड़ के नौकरी लाने पढ़ाई में रात दिन एक कर दो। वह होशियार तो पहले ही से हती, ऐन भाग ने साथ दे दो। अब का होए रमेश। आई आफत उन्हें फिर से जकड़ लेती और चेहरे पर घबराहट का भाव तारी होने लगता। माथे पर हाथ धरे उनकी बेचैनी किसी तरह छुप नहीं रही थी। रमेश कछु बोलत काय नहीं तुम बाई ने गम खाओ, पहले तो हमें जा रट्टे से पिंड छुड़ाने, फिर चुपचाप शादी करन पड़े है। अनीता का कह रही, कछु नहीं बकर रही। उनके चेहरे पर फिर वही झुंझलाहट और खिन्नता पसर गई। रमेश ध्यान से तख्त पर लेटी किशोरी को देखता रहा। उन्हें देखकर लगता था जैसे वो सबके देख सुनकर पत्थर बनी पड़ी हों। उनके निरासक्त चेहरे पर इस वक्त न क्रोध बचा, न दुख, न राग, न द्वेष। उनके दिमाग में बिजली के ढेरों तार आपस में इस कदर गूंथे थे कि कहीं भी हाथ रखो तेज झटका लगने का खतरा था। उनकी आंखों में दोनों कोरों से टपकते गर्म आंसू देखकर बाई साहब सिराने बैठकर माथा सहलाने लगी। क्या वे नींद में थी? वे नींद में कतई नहीं थी, वे कहीं बीच में थी, मगर कहाँ। लेटे लेटे अचानक चौंक पड़ती। जब आंखें खोलती तो सब कुछ काला काला नजर आता। पछाड़ खाए आहत चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन बाई साहब समझाने में लगी थी, सिरिन मौड़ी घबरात नाय, न एको आंसुआ नाय ढारो, ने कर्री हो। देखो रमेश, सुबह से परेशान घूमत फिर रहो। शायद वो ना तो कुछ सुन पाए रही, ना कहूँ देख पाए रही। थोड़ी देर बाद घड़ी देखकर रमेश ने दवाई दी, जिससे उनकी अधखुली आंखें अपने आप मुंदने लगी और अनीता अपने खोदे अपराध बोध के अंधेरे कुएं में डूबती उतराती रही। रह रहकर खुद के प्रति वितृष्णा का भाव धर दबोचता। अपनी लाचारी, अपनी दुर्दशा के बारे में किससे क्या कहे वह। तिरस्कार झेलती उन नज़रों को याद करके दुख से छलनी हो गया तन मन। अब तक की घटनाएं और बेटी से रात रात भर याद आती। मन आत्मा देह सबके ऊपर भारी पड़ने लगा ये बोझ। काश कि वह सीता मैया की तरह पाताल में गायब हो पाती। घबराहट के मारे जब उबाल बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मन को कड़ा करके छत से कूदने की भी सोची, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी। कहाँ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कैसे जिए। करवटें बदलते बीत रहा है वक्त। अंदर बाहर के अंधेरों से अकेले योद्धा की तरह लड़ते लड़ते पस्त पड़ चुकी हूँ। सबके सब अपनी दुनिया में मगन है, एक मैं ही हूँ जो बेचैनी और अकेलेपन में घुलती जा रही हूँ।
इस सन्नाटे में दूर दूर तक कोई भी अपना नहीं दिखता। मेरी तकलीफ़ और मजबूरी को कौन समझेगा? क्या वो शादी करेगा? यदि कर भी लेगा को तो रखेगा कहाँ, खिलाएगा क्या? सांड जैसे सवालों के पैन सींग डराने लगे। ओफ़ो, ये मैंने क्या कर डाला? उस दिन कैसे कैसे क्या क्या अचानक अनायास ये सब होता चला गया, जैसे खुद पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया था उस वक्त, और सब चीज़ें काबू से बाहर होती जा रही थी। सूरज डूबने को था और कहीं एक अंधेरे कोने में हमारा प्रेमालाप चल रहा था। आसमान का सौंदर्य नीचे की तरफ उतरता दिखने लगा। तभी अचानक उसका चेहरा करीब आया और ताबड़तोड़ चूमने लगा। वह टीले पर बैठे बैठे दोनों लोग कब कैसे इतने नज़दीक आ गए, एहसास ही नहीं हुआ। दूर दूर तक फैलता जा रहा था अंधेरा, कहीं भी कोई कोलाहल नहीं। इतनी शांति में तो अपनी ही आवाज़ लौट कर सुनाई पड़ती है। सिवाय पेड़ों के आसपास कोई नहीं था। कंधे पर पड़े शाल को हटाते ही उसने नज़दीक से मुझे सूंघा, अपने आगोश में लेकर यहाँ वहाँ से गुदगुदाना शुरू किया। फिर मदहोश मुद्रा में वही शॉल कब कैसे पत्तों पर बिछ गया, एकदम से याद नहीं पड़ता। कोहरे की बूंदें धीरे धीरे सिर पर पड़ने लगी थी और अंधेरा लगातार सघन होता जा रहा था। कब पलकें खुली, कैसे गर्द झाड़कर उसी साल को अपने कंधे पर टांग दिया, याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उफ, कितना दुख पहुँचाया है मैंने अम्मा को। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। जहाँ भी एक पैर टिकाऊंगी सीधे खाई में गिर पड़ूंगी। मैं यहाँ इस हाल में अपनी दुर्दशा पर जार जार हो रही हूँ, जबकि वह मज़े से खर्राटे भरकर सोता होगा। ओफ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी रीता की तरह अपने बूते जीना चाहती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने की कहीं कोई रास्ता ही नहीं सूझती। तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। भाई साहब उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगी। चुपचाप बाहर भेजकर सफाई करवाने पड़े। रातों रात किसौ को खबर ना होए। बड़ो शहर है, उते को खाओ को चीनत जानत नाई, आसानी से हो जाए ऐसा। शब्द उसके इर्द गिर्द ओले की शक्ल में पड़ने लगे, लेकिन वे भीतर उमस को भेद पाने में कामयाब नहीं थे। भन्न भन्न आवाज़ें लगातार पिछा रही थीं। मौसम के करवट बदलने के संग संग नए नए रंग में रंगने लगते तीज त्यौहार। बरसात के ऐन मौके पर आषाढ़ी देवता पूजने का खासा उत्साह रहता सब में। इस टाइम बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी तन मन उमंग की हवा में फिरकी सा डोलता और पक्षियों सा चहचहाता आसमान की स्वच्छंद उड़ान भरने को अकुलाता रहता। यूं ही आसमान में उड़ते हम बादलों को देखकर किसका मन नहीं उलझता। सो इस मौके पर सब जने इकट्ठे होकर आषाढ़ी देवता पूजन निकले। लेकिन किशोरी इस बार अपनी अंदरूनी खदबदाहट में ही लिथड़ती रही, इसलिए जानने के प्रति अन्य मनस्क थी। रह रह कर अपने जीवन में खुदे काले धब्बों पर हाथ फेरती शांत पड़ी रही, लेकिन रानी को कहाँ चैन था। सो वो हिला डुलाकर पूछने लगी, अम्मा अपन लोग चले हैं ठाकुर बाबा, उतर बनाए गकैया अर्थात रोटियाँ। अम्मा ओ अम्मा, पिछले साल कितने मज़ा आओ तो वहाँ। सो वैसे ही गुमसुम बैठी रही, उसकी तरफ चिताई तक नहीं। सो भाई साहब से रहा नहीं गया। किशोरी बोलत काय नहीं है, कौन सी चिंता फिक्र में पड़ गई। फिर वे रानी की तरफ देखते हुए बोली, एन चलिए बेटा, ठाकुर बाबा भी चलिए और हरदौलन की मड़िया पे ज़रूर चलिए। जिते जिते जाए उते उते चलिए। किशोरी की आंखों में पानी भरे बादलों के अक्स उभरने लगे। सवालिया निगाहों से वे भाई साहब को तकती रहीं, पर रानी का बोलना जारी था। काय भाई, बरसात शुरू होवे के पहले पूजे जाते हैं आषाढ़ी देवी देवता। डबडबाई आंखों में तैरते बादल के टुकड़े ज़्यादा देर तक आसमान में थम नहीं सके। अचानक कोई अनजान हिलोर उठी और भरे बादल बरस पड़े। दुतिया से आंखें पोंछती रानी पीछे पड़ी रही। अम्मा, का बात हो गई? हाई इतने उदास काहे हो, बताओ। भैया की याद आए रही, बोलो ना। तुम बाई के संग होए अइयो, हमारे मन नाय, हम नाय जाए। काय आत्मा को इतने कष्ट पहुँचाओ तो तुम काय जी छोटो कर रही। एहन चले हैं अम्मा, बाई ने अपनी तरफ से हामी है भर दी। फिर किशोरी को मीठी झड़की देते हुए बोली, अच्छा चलो उठो, नहाए धो लो, फिर चले हैं। थोड़ी देर में सब मोहल्ले वाले मिलजुल कर जाने की तैयारी में जुट गए। गुआं बारी ने ढोलक गले में डाली और रामपुरा वाली ने
गाना शुरू कर दिया। ज़्यादातर बुजुर्ग नंगे पैर चलते थे, लेकिन नए ज़माने के बच्चे ज़रूर अब चप्पलें पहनकर चलने लगे थे। रानी अपनी सहेलियों के साथ हंसती इटलाती मस्ती करती चल रही थी। पगडंडी की मिट्टी, धूल, कंकड़, बजरी की चुनचुनाती आवाज़ें ढोलक की थाप के साथ संगत मिलाने लगी। रानी का रंग भोर के निखरे आसमान जैसा साफ और चमकदार था। रानी अपनी सहेलियों के संग हंसती इटलाती मस्ती करती चल रही थी। पगडंडी की मिट्टी, धूल, कंकड़ और बजरी को चुनचुनाती आवाज़ें ढोलक की थाप के साथ संगत मिलाने लगी। रानी का रंग भोर के निखरे आसमान जैसा साफ और चमकदार था। रेशम जैसे भूरे बाल पौनी में बंधे होने के बावजूद हवा में उड़ते हुए अच्छे लग रहे थे। नए जमाने में कदम ताल करती हुई रानी ने छोटा कुर्ता और पैरलर के साथ मैच करता हुआ दुपट्टा ले लिया। दिव्या और राखी ने नारंगी पीले रंग के सलवार कुर्ते पहने। रेखा और रानी ने नीले और पीले रंग के सलवार कुर्ते पहने। बेवजह खिलखिलाती परियों से इठलाती लड़कियां एक दूसरे में गलवहियां डाले फरफराती चल रही थी। दिव्या ने रानी से पूछा, काय रानी तुम्हारी का दीदी की शादी है? काय रानी तुम्हारी दीदी की का सच्ची में शादी कहलाने मना कर रही सुनी है। तभी तो अनीता की शादी की बातें चलन लगी। चलो अब रानी को नंबर जल्दी आए हैं। राखी ने चुहल करते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी दीदी MBA कर रही, सो अब पढ़ाई पूरी हो जाए तभी शादी कर पाए हैं। तुम लोग तो बातन को बतंगड़ बनाए बैठेंगे, समझती नाई कछु। रानी ने सहजता से कहा, और भाभी को बुलाए का अनीता की शादी में? रानी ने पलट कर जवाब दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, समझी। हम का जाने जे बातें। अच्छा चलो हटाओ जो बेकार को परपंच, चलो हम लोग रेसिंग कंपटीशन करते हैं, ठीक। दौड़ते भागते सभी लोग आधा घंटे में ठाकुर बाबा तक पहुंच गए। सबने वहीं पड़ी ईंटों को तोड़कर चूल्हा बनाया। कंडे सुलगाकर गकरियां सेकने की तैयारी में जुट गए। इधर कुछ सालों से पढ़ी लिखी बेटी बहुएं अपने अपने घरों से सब्जी पूड़ी बनाकर लाने लगी थी। इस वक्त 40-50 परिवार ठाकुर बाबा की मड़िया पर आए हुए थे। थोड़ी देर में ही चारों तरफ आग और धुएं की मिली जुली खुशबू तैरने लगी। सभी खाने पीने की व्यवस्था में जुट गए। कुछ लोग चरणामृत अठवारी से ठाकुर बाबा की पूजा करने जा रहे थे, सो कुछ लोग ठाकुर बाबा के चबूतरे पर नारियल फोड़कर मिगी निकालने में जुटे थे। बच्चों को नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करने का काम सौंपा गया। किशोर वय के लड़के मंदिर के पिछवाड़े खड़े होकर लड़कियों के से बतरस कर रहे थे, तो छोटे बच्चे आपस में उछल कूद कर रहे थे। मंदिर के इर्द गिर्द मिली जुली खुशबुएं हवा के संग मिलकर चारों तरफ विचित्र किस्म की महक भर रही थी। कुछ लोग आग पर घी डालकर होम करने में जुटे थे, तो कुछ लोग मंदिर की परिक्रमा लगा रहे थे। गोल गोल घेरे में बैठी औरतें अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में चावल लिए दूसरों को कथा सुना रही थी। मंदिर के पुजारी बाबा चढ़ाने में आए सामान को समेटने में मगन थे। जलते चूल्हों से ऊपर उठता धुआं अगरबत्ती होम के धुएं से एकाकार होकर आसमान की सैर कर रहा था। अफरा तफरी से उदासीन किशोरी ने अर्थपूर्ण नज़रों से अम्मा की तरफ देखा, जैसे दोनों ने एक दूसरे की जुबान पहले से ही पढ़ लिया हो। नारियल कौन फोड़ेगा, मुन्ना होते तो। तभी रानी दौड़ती हुई अपनी सहेली के भाई के साथ आ टपकी। लड़ियाते हुए पूछने लगी, अम्मा पूजा हो गई? अभी नहीं अम्मा, इनसे नारियल तोड़वा ली हैं। हाँ। भाई साहब को लेकर रानी ठाकुर बाबा के चबूतरे पर पूजा करने निकल गई। रानी किनारे खड़ी होकर कथा रस लेने लगी। जैसे ठाकुर बाबा ने उसकी लाज राखी, वैसे सबकी राखें। बाबा की पूजा करवे से बेरा ऐसो पानी बरसो कि सबरे सूखे ताल तलैया भर गए। खूब धन उपजो। कथा का एक प्रसंग खत्म होता तो औरतें चावल का एक दाना ठाकुर बाबा की तरफ फेंकती जाती। उधर भाई साहब पूजा करने में मगन थी, लेकिन अन्य मनस्क किशोरी चुपचाप इसे देखते हुए कुछ और ही सोच रही थी। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे, तो बच्चों में जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरी करने की होड़ लग गई।
बच्चों की किलक सुनकर किशोरी के सीने में कसक उठी। शायद मुन्ना के भी बच्चा होए बारो होए, देखो कब आवत खबर। किशोरी ओ किशोरी, नई चीनी पाई हमने, नई चीन पाई हमने। अरे तुम किसना अचानक इतः अपनी पुरानी सहेली को देखकर किशोरी का मुरझाया चेहरा खिल उठा और अरसे बाद होठों पर मुस्कान लौट आई। सेमरी बारी भाभी के इतः मौड़ी की सगाई में आए थे सो इतः लिवा लाई। बे एकटक किशोरी को देखती रही। कितः दुबरी हो गई तुम, सुनी तो हती मोड़ा की बातें सो जामे का होए गो किशोरी। जे बातें आजकल घर घर होने लगी, कौनो बड़ी भारी आफत नाए आई गई। मोड़ा ने अपनी पसंद की शादी कर ली। अरे हाथ छोड़, वो गलत है, लेकिन बाने मौड़ी को हाथ पकड़ के राखिबे की हिम्मत तो करी। सो जाके बारे में सोच सोच के जी न जलाओ तुम। अच्छा एक बात बताओ कि नई कर रही बा मालिन की लड़की बेबी ने सिंधी के लड़का के संगे कर ली। बस इतना एक अंतर है कि बड़े आदमी की कोई चर्चा नहीं कर पात, लेकिन हमारे लाने जगत्तर भर को मुँह चलन लागत है। बताओ गलत कह रहे। अपनेपन की आँच पिघलती रही किशोरी। धीरे धीरे दोनों के बीच तमाम अनकही बातों की गठरियाँ खुलने लगी। बीच बीच में कई बार हल्की फुल्की हंसी के प्रसंग भी आए और अनायास किशोरी के चेहरे पर महीन मुस्कान उतरने लगी। उन्हें साहिस्ता से बातें देख लगा जैसे सीने में रखी महीनों पुरानी आग आज बाहर फेंक पाई है वो। तब तक पूजा करके बाई लौट आई। बाई जे किसना है, ऐ चीन नहीं पाई। बिन्नू का करें, निगाहें कमज़ोर पड़ती जा रही। अरे नाई बाई, हमें नेक मोटो पड़ गए। वे बीच में हंस पड़ी। किसना तुम्हारी किशोरी के संगे तो विधाता ने कितौक बड़े खेल खेलो, अब का बताएं तुम्हें। उन्होंने सहमते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। कछु चिंता करबे की जरूरत नाय भाई, हमने किशोरी को समझाए दो। मौड़ा एन बुलाए चलाए, तुम लोग भी उतर हो आओ। का धरो जिन बातन में कलेजे में लगाए से। अच्छा एक बात बताओ, अपने जाए लला से दुश्मनी रोप के तुम का चैन से जी पे हो? जी नहीं सकती ना, तुम कितौ और चैन से नहीं जी पे हो। आत्मा से उपजे बंधन को काटबे बहुत मुश्किल होता है। किशोरी सही कह रहे, मम्मी बिना बताए कहाँ चली आई, हम सब ढूंढ रहे। अरे कितक लंबो होएगो जो मोड़ा, बड़ो बारो होएगो। हाँ हाओ किशोरी, खेती बाड़ी कैसी चल रही? गांव की ज़मीन जायदाद तो पहले ही बेच दी थी, मजबूरी में बेचन परो का करते। मोड़ा को डॉक्टरी पढ़ावे में गांव के खेत बिक गए। बड़ी बारी नौकरी लग गई सो बीच बारी की शादी सोच रहे। किसना आओ जरूर शादी में, लेकिन उसका ध्यान ठाकुर बाबा के पिछवाड़े खेलते बच्चे की तरफ लगा था। बच्चों को खिलकते देख किसना ने कहा, याद है किशोरी, हम लोग भी यहाँ घंटों ऊधम मचाते थे, बड़ों की नकल उतारते थे और चपेटा पत्थरों का खेल खेलने में तो कभी भी नहीं जी भरता था। दौड़ते भागते कैथा और इमली खाते रहते थे। पुरानी बात याद करके किशोरी की सहजता धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उस पल किशोरी के भीतर दुबकी बैठी नन्ही बच्ची जैसे फुदक फुदक कर चलने के लिए बेताब हो उठी। काय किसना, अक्ति की याद है, तुम लोग सवेरे से ही पीपल के पत्ते और डंठल बटोरने में जुटे रहे थे, फिर वहाँ में पपड़ियाँ पीस कर चूरा बनाए में घंटन लग जात रहे। हो आदमीन की कितक लंबी लाइन लग जाती उतर, कितक जनीन के बीच में बांटने परत तो वो चूरा। ओंठों पर उतरती मुस्कान किसना की आंखों में चमकने लगी। फिर एक पिघलती सी आवाज़ सुनाई पड़ी, ऐ किशोरी, हरायते की याद है? अरे तो दिना तो कबऊ नहीं भूल सकत। बरसात में खेतन पे हल पूजबे के लाने कैसे हड़बड़ी मचाते हम लोग। अपनी मुड़िया पर बेला घड़ा धर के कितक चावते ले जाते। थैला की धरी तल्ली में डले चने के दानों से पतो चलत तो कि कौन से महीना में कैसो पानी बरसिए। कछु कहले बिन्नू, उन चनन से जौन मतलब निकरत तो वह बातें साची होती। दोनों सहेलियों को सब्जी पूड़ी की तस्तरी थमाते हुए भाई साहब बोली, खेती की शुरुआत के लाने होती हलन की पूजा। गुजरिया बाटमे में कितक मजा आओ तो किशोरी। किसना जैसे इस विगत समय से वापस ही नहीं लौटना चाहती थी। हाँ भुजरिया तो आज वो बोई जात हैं, फिर बने पूने अर्थात पूरनमासी को खोट के तोड़ कर सब बाटी जाते हैं, लेकिन
इन चीज़न को उतैक महत्व अब नाय रहेगो। शहरन में तो चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई। काय किसना तुम्हारे इतः कार्तिक नहाए जाते हैं। अरे किशोरी, ये सब सपने की बातें हो गई। अब कहाँ हम भुंसारे उठ के नदी में नहाए जाते और रास्ता में कृष्ण बन के कऊ न कऊ को छेड़त। तो याद है तब बापू की लिखी किताब में से राधा कृष्ण प्रेम के वे सवैया पढ़ते हमने कबहू हारी नहीं मानी। किसना गानन में ढाल के गाते वे सवैया, सब मुँह जवानी रटे थे हमें। आधी रात एक बोलती तो दूसरी उसी बात को लपक कर पूरा कर देती। आधी बात एक बोलती तो दूसरी उसी बात को लपक कर पूरा कर देती। अतीत राग में डूबी सखियों को अचानक वर्तमान में लौटना पड़ा और अब तो इन सब की जगह ले लई ससुरी टीवी ने। रही सही कसर कंप्यूटर ने पूरी कर दी। किशोरी सुआटा भी गुजरे जमाने को किस्सा हो गौ रे। अब इस बीच किसना के लड़के से बिना पूछे रहा नहीं गया। सुआटा क्या भला है बेटा, सुनत है कि एक राक्षस हतो सो लड़कियन को खाए जात तो बासे बचबे के लाने लड़कियां पूजन लगी बाय। ढिरिया मामूलिया की बातें सोच के तो हंसन लगती आज की बिटियां। भाई साहब बीच में बोलने लगी। मामूलिया में का होत अम्मा, किसना के लड़के ने पूछा। काटन में झाड़ को चारों तरफ ते फूलन ते सजाए जात, फिर घर घर में जाए के गीत गात थी लड़कियां। मामूलिया के आज ले बउआ झमक चली मोरी मामूलिया, लियाओ चंपा चमेली के फूल सजाओ मेरी मामूलिया। ऐसे ही ढिरिया सजाई जाती, घड़ा के चारों तरफ गोल गोल छेद करके बाके भीतर दिया रखो जात। फिर कौनो मोड़ी बाय अपने सिर पर रख लेत और फिर गीत गाए के चलत। जैसे दो ढिरिया मिल जाती, हमारे गले से अपने आप गीत के बोल निकलवे शुरू हो जात। ढिरिया पे ढिरिया मिल गई नारे सुआटा, ढिरिया जन्म की सौत पठाए दो भैया मायके नारे सुआटा। हम तुम करिए राज सुआटा, राज भले भाई बाप के नारे सुआटा। जा ठाड़े ता खेल जरे बरे सो सासरे नारे सुआटा, जो ठाड़ो सो सोच नारे सुआटा। ससुराल में जहाँ खड़े हो जाओ वहीं से सोच और फिक्र लग जाती है, और मायके में जहाँ भी खड़े हो जाओ वहीं खेल शुरू। दोनों को मुग्ध भाव से गाते देखकर बाई के चेहरे पर सुकून की रेखाएं बनने लगी। गाने की धुन सुनकर उनके सोए एहसास जिंदा होने लगे। अनायास उनके मुंह से निकला, सुख के बादल बहुत कम दिनन की होत। बिल्कुल सही बात कही भाई, आज तो सबके बीच पैसा की होड़ लग गई। कौनो तरीका घर में 4 पैसा आए चाहिए बस। कहकर किसना चुप हो गई। तभी उनका लड़का पूछने लगा, घर घर मामूलिया ढिरिया गावे से का फ़ायदा। अरे बेटा, तुम ना समझ पाए हो जे बात है। हमारे गावे के बाद हर घर से अनाज और पैसा मिलत तो सो हम जाए कि बेचत पंगत करत, यानी पार्टी, सब बच्चन की पार्टी, नारे सुआटा वाली पार्टी। कहते हुए लड़का हो करके हंसने लगा। उसे यूं हंसता देख बाई साहब बोली, आज के सब मोड़ा ऐसे ही हंसन लगत सुआटा की बातन पे। टीवी सिनेमा के गानन के सामने जे पुराने गाने बड़े फीके होते हैं ना। रानी की हंसी उनकी हंसी से मिलकर ऐसे बजने लगी जैसे थाली में रखे चांदी के कलदार सिक्के हिलाने से खनकने लगे हों। बाई साहब एक प्लेट में सब्जी पूड़ी अचार रखते हुए लड़के को देने लगी। खा लो बेटा, खा ले। माँ की मूक सहमति पाकर वह इधर उधर देखता हुआ खाता रहा। तभी सहेलियों के साथ पास आती रानी की तरफ इशारा करती हुई किशोरी बोली, जय है हमारी सबसे छोटी बारी। लेकिन जामोड़ी तो ऐन खूबसूरत निकली, को भी पसंद कर ले, सच्ची कह रहे। आंखें चौड़ी करते हुए किसना हंसने लगी। उनके लड़के ने भी टेढ़ी निगाहों से रानी को देखा, जो बड़े इत्मीनान से दिव्या के कंधे पर हाथ टिकाए नारियल के टुकड़े खाने में मगन थी। रानी के पोर से लड़ता छलक पड़ती थी, सो उसे वह एकटक निहारता रहा। किसना की बातें सोचकर उद्विग्नता घेरे रही उसे। खुशी से उड़ता तन मन पंख लगाकर लड़के के पास जाने के लिए मचल उठता, लेकिन अगले ही पल वह खुद को झिड़क देती। क्या करोगी वहाँ जाकर? जिस लड़के की वजह से समाज में इतनी छीछा लेदर हुई, इतनी बदनामी उठाई, उसी के घर जाओगी? ना, एक कदम नहीं। जिसने हमारे सारे अरमानों को खाक में मिला दिया, महीनों से कोई मतलब नहीं रखा, उसके बारे में इतना सोच रही है। कैसा तो नाम है उस लड़की का, जुबान पर भी नहीं चढ़ता। क्या पता खान पीन में मांस मदिरा चलने लगा हो, कौन जाने।
अरे काहे को धर्म और कैसा खान पीन। भीतर से एक दूसरी आवाज़ पूरी ताकत से उभरी, अपने खानदान के इकलौते वारिस का मुंह देखने नहीं जाओगी। किसना ने कैसे कैसे तर्क से समझाया था अपने बच्चन को मोह इतः का आसानी से नाय छूटत, और छूटे भी काहे। जरा सोचो, अगर हमाओ बच्चा हमारे पाँव पे हक दे तो हम उसके पाँव काट के फेंक दें हैं का। तो हम अपनों पाँव काट के फेंक दें हैं, तो अब क्या करें। ऊब चूब में डूबी किशोरी के सामने रमेश का चेहरा नमूदार हो गया। देख लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गर्दन झुकाए, कंधों पर चौखाने की तौलियाँ डाले, गुड़ी मुड़ी बुशर्ट पहने बड़े आराम से चला आ रहा है कि जैसे उसे दुनिया में किसी की कोई फिक्र ही नहीं। खिड़की से उसे देखकर मारे उत्साह के किसी बच्ची की तरह फुदकती किशोरी चबूतरे पर खड़ी हो गई। एक हाथ कमर पर धरे अपनी तरफ चिताती किशोरी को देखकर रमेश ने पूछा, सुबेरे उठ गए खो देखबे ठाड़ी, तुम चलो एक खास खबर सुनाए हमें तुम्हें। कंठ में बैठी चहक उछलने को बेसब्र दिखी। रमेश मुन्ना के मोड़ा भाव, कल रात खबर आई। सिर पर धोती का पल्लू ठीक करती हुई भाई साहब का चेहरा हंस रहा था। तुम्हें जाए चाहिए तुरंत ही, जामे कौनो ज़्यादा सोच विचारी की ज़रूरत ना है। चलो आज रात की गाड़ी ते हम तुम्हें बिठा रहे हमें उतर स्टेशन पे भैया लिवाए जाए तुम्हें। लेकिन रमेश बासे कैसे बोले और कैसे खाए पिए, उल्टो सीधो खान पीन। सुनकर बीच में ही हंस पड़ा रमेश। जैसे सबसे बतियाती हो तो बासे बोल ली हो, और तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे वे सीधे अमेरिका से उठ के चली आई रही और अपनी भाषा ना समझती। उसे फिर से हंसते हुए किशोरी टोकने लगी, तुम्हें तो हंसी छूट रही। हमारी असली समस्या तो समझो नेक। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिल्ली लखनऊ कानपुर वगैरह जगत्तर अगत्तर में घूम आई, तब तुमने का रास्ता में ट्रेन वगैरह में कुछ खान पान नहीं करो। तुम का उनके चौका में जाए के चेक करती कि वे कौन कौन हाथन से कितने के बार कौन कौन सी चीज़ें छुई जाती, और कि फिर हमारे हाथन पर आवती सो। अब जो बेकार की बातें न सोचो, फिर मुन्ना तो सब जानत हैं, सो वे ज़रूर तुम्हारा ध्यान रखें। खावे पीवे की सच्ची कह रहे, अले तुम भरोसो काहे नहीं कर रही। तुम तो तुरंत ही निकल जाओ, बस उतरे वो मोड़ा अकेले परेशान हो रहो। जाई टेम ज़रूरत पड़त दादी की सोयन जाओ सज बज के। कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाके लाने मेवा के लड़ुआ और मुन्ना के लाने मठरी खस्ता हम बनाए दे हैं। अपने पन की मिठास घोलती हुई भाई साहब की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, जिन्हें धुतिया के छोर से पोंछती हुई वे बोलती रही, जाने वह ससुरी ने बच्चा को ठीक से ध्यान रखो कि नहीं। किशोरी तुम्हें भावई भूंजत रही, लेकिन जा खुशी के मौका पर सब भूल गई, तुरंत निकल जाओ। तभी हमारी सबकी आत्मा को ठंडक मिले है, नातर जा आत्मा कल्पत रहे है। तुम काहे नहीं चली जाती बाई। किशोरी ने पलट कर उनका मन टटोलना चाहते हुए बोली, हमारे हाथ पावन में चीवन होने लगत, आवे जावे में घुटनन में चमक उठन लगत, नातर हम अवश्य ही चले जाते। अरे अब तुम जाओ, कौनो शर्म संकोच की जरूरत नहीं। बेकार की बातें कलेजे में ना गाड़ो। समझ लो बहती गंगा में अपनी जिंदगानी तुम चाव लो, नहाए लो और बहत जाए रही। काऊ के लाने कबहू रुकत नहीं समय और नदी की धार। अच्छा सुनो, हम आज ही एक बफ्तार भेज देत, सुबह स्टेशन से घर लेवाए जाए हैं। निरुत्तर रह गई किशोरी और जाने की तैयारियां शुरू हो गई। सबके मन में बच्चे को लेकर उत्साह और तरंग का रंग घुला था। चौके से दिन भर देसी घी के लड्डू बनने की महक आती रही। लड्डू बनाती बाई को अचानक बीच बीच में जो कुछ आता जाता वे ललक से किशोरी के पास आकर बताती जाती। बच्चे की टीपना जरूर ले जाने, सो रानी को पंडित जी के पास भेज के मंगवाए लो। नेक दलियो ले जाओ, जब मताई दूध दलिया खाए तभी तो मोड़ा को सेहत बन पाए हैं। लेकिन जे नए चाल चलन की बहुएं पता नहीं जो पुरानी चीज़ें खाती कि नहीं। किशोरी की कई बात को अनसुनी करती भाई साहब का बोलना चालू था। किशोरी मोड़ा के लाने 4-6 जोड़ी कपड़ा खरीद जरूर लाई। अरे मोड़ा तो अपनो खून है, और दादी तो तुम पहली बार बनी। मन ही मन मुस्कराए रही किशोरी। उसे वहाँ अकेले जान में एक अजीब सी दुविधा परेशानी हो रही थी। रानी को भी अपने साथ ले लिया। रानी को साथ लेकर वे बाजार गई। बच्चों के लिए छुटपुट कपड़े, हाथों के लिए सोने के संग मोतियों के जड़े कड़े, गले के लिए काले धागे में पिरोई गई हाय
भाई साहब को फिर से कुछ याद आ गया। किशोरी नज़र बचावे की मौसमी दवाई ले जाओ, रानी को पंडित जी के पास भेज दो, मंत्र फूंक के दे दिए। सुबह बच्चे के दाहिने हाथ पे बांध दियो, बातें कबहू सर्दी जुकाम नाए होत। तैयारी करती रानी खुशी से हुलसती रही। स्टेशन तक रमेश भी छोड़ने आया। किशोरी के हाथ में था वही सदाबहार झोला और रानी के कंधे पर टिका हुआ एयरबैग। हाथ में था लेडीज पर्स जिसमें रखे आईने को बार बार निकाल कर वह अपने बाल ठीक करने लगती। घर से निकलते ही किशोरी के भीतर एक प्रति संसार आकार लेने लगा। उसका मन हर हराकर उमड़ता और लहरों के ऊपर लौटती लहरें बेग से आपस में उठती रहीं। ट्रेन अपनी गति से मीलों लांघती पटरियों पर दौड़ती रही। ट्रेन जैसे ही गड़गड़ाहट को अपने भीतर गुजरते हुए महसूस कर रही थी। विचित्र किस्म की बेचैनी और खदबदाहट की आवाज़ से ही छटपटाहट बढ़ने लगती। नींद उचट जाती। अंदरूनी लहरों के अक्स में पोते की तस्वीरें आकार लेने लगती। धचकोलों के दौरान अनायास झपकी लग गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी। चाय चाहिए, चाय चाहिए। खिड़कियों से झांकते चाय वालों की आवाज़ें सुनकर रानी उठ गई। अम्मा चाय पियोगी? स्टेशन आने वाला है, तुम पी लो, हमारा मन ना है, कहकर वे अपने भीतर चहलकदमी करने लगी और पैर सिकोड़ कर पालथी मार कर बैठी रहीं। धीरे धीरे दोबारा ट्रेन सरकने लगी। बस चंद लम्हों बाद ही गाड़ी प्लेटफार्म पर। रानी का हाथ थामे किशोरी ने बाहर पैर रखे और चारों तरफ से ध्यान से देखने लगी। रानी, भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे। नाय अम्मा दिखाई दे रहे। रमेश ने तार तो करो, तो ध्यान से देख मोड़ी। दोनों थोड़ी देर तक चारों तरफ ध्यान से देखती रहीं। कहीं कोई नहीं, बस धूप के बड़े बड़े धब्बे चारों ओर छिटके हुए थे। दोनों ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे को नापा तौला। अब सहसा किशोरी को पीछे से कोई आहट सुनाई पड़ी। मुड़कर देखा तो एक रिक्शे वाला पूछ रहा था, अम्मा जी किधर जाएंगी, चलिए हम पहुंचा दें। उदास निगाहों में से एक बार फिर के चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ की भीड़ ही भीड़, कोई अपना है ही नहीं। सब नाते रिश्ते में स्वार्थ की परत चढ़ गई। सोचते ही लगा जैसे अंदर बाहर चारों तरफ उमस ही उमस भर गई। हालांकि वह बार बार खुद को मजबूत करने में लगी थी, लेकिन भरोसे की ज़मीन पर पांव टिकते ही भुरभुरी माटी में भीतर तक धंसती चली गई। हे भगवान, अब क्या करें, कितने अकेले भटकत फिरें, कैसे पहुँचें उतरें। रानी ने तब तक अपने पर्स में से एक मुड़ी तुड़ी कागज़ की पर्ची निकाली। अम्मा, ये मिल गया भैया का पता। अब हम यहाँ तक आए हैं तो उनसे मिलकर ही वापस जाएंगे। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। अनायास न जाने कितनी बातें सीने में हूक मारने लगी। घुटन सी होने लगी। फिर आंसुओं को भीतर धकियाती अम्मा ने रानी का हाथ मजबूती से थामा और बाहर निकलने लगी। जहाँ सूखे पत्तों को ढेर तले चिरमिराने लगा। पेड़ के पत्ते सुबह की सुनहरी धूप में खिलकर चमक रहे थे। अभी उन्होंने चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उनके कानों में वही परिचित आवाज़ सुनाई पड़ी, अम्मा, वो अम्मा। रानी, रुको। अचानक चलते पैरों में जोरदार ब्रेक लग गया। तीनों की आंखों ने एक साथ एक दूसरे को देखा और अपनेपन की आँच एक दूसरे के भीतर समाती चली गई। चलो अम्मा रानी, कार बाहर खड़ी है। रास्ते में जाम लगो सो, घंटा भर फंसे रहे बामन। वह सफाई की मुद्रा में पेश आने लगे। पतो रानी, शहरन में एक बेर जाम लग जाए तो कौनो भरोस नहीं कि कब रास्ता साफ है। फिर वे अम्मा की तरफ मुखातिब होकर बोले, अम्मा चाय पियोगी? तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।